हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंट सीखो। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अकाउंट सीखो में। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें सीयूटी की तो हमने फर्स्ट सेशन में देखा कि सीयूटी किस तरह वर्क करता है, कैसे सीयूटी एग्जाम लेता है, कितने मार्क्स का पेपर होता है। इवन ये हर साल बदलता रहता है, मार्क्स का सिस्टम बदलता रहता है, टोटली डिपेंड ऑन दी एनटीए एंड सीयूटी की वो किस क्या चाहते हैं। जैसे अगर बात करें, अगर आप 23-24 में उन्होंने क्या किया, 50 में से कहा 40 कंपलसरी क्वेश्चन है, जबकि 25-26 में उन्होंने क्या कहा, 50 के 50 क्वेश्चन कंपलसरी हैं। टोटली डिपेंड ऑन द नीड। अब बात करते हैं, हमने सीयूटी के बारे में तो समझा, साथ में हमने 24-25 का जो एग्जाम हुआ था उसका हमने समझा कि 2025 में जो एग्जाम हुआ था वो किस तरह से उसमें यानी क्वेश्चन पूछे गए थे, 50 क्वेश्चन, और किस तरह से हमने सॉल्व किया। आज जो हमारा सेशन होगा वो होगा कि हमारा 23-24 का जो एग्जाम पूछा गया है उसे आप कैसे सॉल्व करोगे, उसके जो क्वेश्चन है वो कैसे सॉल्व करोगे अकाउंटेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको क्या है, पूरे मार्क्स लेके आने जिससे कि आपका एडमिशन कंफर्म हो जाए। तो हम आज का सेशन बिगिन करते हैं, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक, तो ये हमारा बात करें अगर हम अकाउंटेंसी की तो हमारे यहाँ पे क्या देखिए, 200 मार्क्स का इस बार पेपर है। कितने मार्क्स का है? 200 मार्क्स का। इसका मतलब 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट 40 और जो पूछे जाएंगे वो कितने? 50। टोटल कितना है? 200 मार्क्स का है ये आपको ध्यान रखना है। ये आपको जो क्वेश्चन की आईडी है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के बेस पे क्या होता है, एमसीक्यू के आंसर आपको दिखाए जाते हैं। तो जब आंसर की आएगी तो आपको इसी को ध्यान में रखते हुए क्या करना है, आपका आंसर की चेक करना है। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। देखिए लिखा हुआ है कि बैलेंस इन द स्टेट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट रिलेटिंग टू रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स विल बी ट्रीटेड एज। उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल प्रॉफिट कहते हैं, रेवेन्यू प्रॉफिट कहते हैं, कैपिटल लॉस कहते हैं, या रेवेन्यू रिजर्व कहते हैं। अब आप देखिए है क्या इसका मीनिंग, क्या हुआ कि शेयर फॉरफिट किया हमने और शेयर को फॉरफिट करने के बाद जो हमें प्रॉफिट हुआ है, जो भी शेयर को बेचने के बाद जो फोरफिट किया हमने शेयर को फोरफिट करने का जब रीइश्यू करते हैं शेयर को, तो रीइश्यू करते समय हमने कहा जो हमारे पास प्रॉफिट होगा जिसे हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं वो किस तरह का प्रॉफिट है। तो याद रखना, हमने कहा जो कैपिटल नेचर का प्रॉफिट होता है वहीं से हम क्या करते हैं, पैसा निकालते हैं। वैसे भी हमारी क्या कैपिटल नेचर के ट्रांजेक्शन है, ये रिवेन्यू नेचर के ट्रांजेक्शन नहीं है। अगर हम बात करें कैपिटल ट्रांजैक्शन और रेवेन्यू ट्रांजैक्शन की, तो इसका मीनिंग क्या हुआ है कि रेवेन्यू ट्रांजैक्शन क्या है, जो हमारी अकरिंग नेचर की होती हैं, जो हमारा ऑपरेशन से रिलेटेड होती हैं। ठीक, लेकिन यहां पर जो शेयर इश्यू करना, इट्स नॉट द पार्ट ऑफ ऑपरेशन, इट्स अ वन टाइम इन अ ओकेजन। तो ये एक एक कभी कभी होता है, हम जब शेयर इश्यू करते हैं तो कोई व्यक्ति पैसा नहीं देगा तो री इश्यू होगा, तो उस केस में तो ये हमारा क्या है, कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व हम ये कैलकुलेट करते हैं, तो ये जो हमारा प्रॉफिट होता है इसे हम नाम देते हैं कैपिटल प्रॉफिट। तो यहां पर हमारा क्या होगा, ऑप्शन जो ए है कैपिटल प्रॉफिट वो सही होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मैच करना है, आपको क्या करना है, मैचिंग करनी है। सबसे पहले लिखा है टेस्ट ऑफ एक्टिविटी, लिखा हुआ है टेस्ट ऑफ लिक्विडिटी, टेस्ट ऑफ सॉल्वेंसी, टेस्ट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। याद होगा जब हमने सारी रेशियो की थी तब भी हमने सीखा था, और जो हमने 25 वाला एग्जाम किया था उसमें भी हमने ये देखा था कि इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टेस्ट ऑफ एक्टिविटी की बात करें, यह लिखा है एसिड टेस्ट रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, डेट टर्नओवर रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। याद होगा जब हम बात करें एसिड टेस्ट की तो ये हमारी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को दिखाता है। अब शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी हमारी कहां पर है, लिक्विडिटी। तो जो लिक्विडिटी है वो दिखाता है हमारा एसिड टेस्ट रेशियो, इसे हम क्विक रेशियो भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, आई कहता है डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो हमारी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी को दिखाता है, जो हमारा टेस्ट ऑफ सॉल्वेंसी को दिखा रहा है, दैट मींस सी का हो गया 2। नेक्स्ट लिखा है डेटा टर्नओवर रेशियो। जो डेटा टर्नओवर रेशियो है ये हमारे टर्नओवर को दिखाता है, तो हमने कहा टेस्ट ऑफ हमारा एक्टिविटी हो गया, दैट इज ए का हो गया 3। एंड लास्ट बचा प्रॉफिटेबिलिटी रिटर्न इन्वेस्टमेंट, जो हमारा है प्रॉफिटेबिलिटी को है, तो ये हो गया हमारा डी का 4। तो क्या हुआ ऑप्शन, ऑप्शन हुआ हमारा ए का हुआ हमारा 3, बी का हुआ हमारा 1, सी का हुआ हमारा 2 एंड डी का हुआ हमारा 4। तो डी का 4 देखो ये 2 है, तो यहां पर देखते हैं ए का 3 है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। क्लियर है बात, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, यहां पे भी अगर अगेन मैचिंग करनी है आपको, लिखा है कैपिटल रिजर्व, कॉल्स एंड एडवांस, लाइसेंस एंड फ्रेंचाइजी, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। अपोजिट साइड क्या लिखा है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है, इंटेंजिबल एसेट्स है, रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है, अदर करंट लायबिलिटी है। अगर हम बात करें लाइसेंस फी, तो ये हमारा क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स है। इट मींस अगर हम सी को मिलाएंगे तो सी का क्या हो गया 2, यहां पर हो गया ए बी सी और डी, सी का हो गया हमारा 2,
सी का क्या हो गया 2। अगर हम बात करें किसकी, कैपिटल रिजर्व की, तो ये रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है, इट मींस हमारा ए का क्या हो गया, ए का हो गया हमारा 3। नेक्स्ट लिखा हुआ है हमारा मार्केटेबल सिक्योरिटीज, हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है, दैट इज डी हो गया हमारा 1। तो बाकी बच्चा हमारा कॉल्स एंड एडवांस, वो हमारा क्या है अदर करंट असेट्स, दैट इज 4th। तो ये ऑप्शन क्या है, ए का 3 है, बी का 4 है, सी का 2 है और डी का 1। ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है, आगे देखते हैं। और हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं, हमने पहले भी बताया है कि जो हमारी वीडियोस हैं @अकाउंट्स सीखो, जो हमारा चैनल है, वहां पर अगर आप जाएंगे तो आपको 12th की सारी वीडियोस मिलेगी, चैप्टर वाइज वीडियो बना रखी है। आप फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की बात करें, पूरी पार्टनरशिप की बात करें, इशू ऑफ शेयर की बात करें, इशू ऑफ डिवेंचर की बात करें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के पूरे चैप्टर, चाहे कैश फ्लो हो, चाहे रेशियो एनालिसिस हो, चाहे कंपैरेटिव बैलेंस शीट हो, चाहे बैलेंस शीट के आइटम्स हो, उसमें सारे डिटेल में समझाया हुआ है। ठीक, आप उन वीडियोस को जरूर देखें, उसके बाद आपको लगेगा कि जो आपके एग्जाम है सीयूटी का, ये आपको बहुत आसान लगेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज आर कंप्यूटेड फॉर इवैल्यूएटिंग सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस। अब बिजनेस की सॉल्वेंसी दो तरह से होती है, एक शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, एक लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी के लिए हम क्या निकालते हैं, करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी के लिए क्या निकालते हैं, डेट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। तो अब देखते हैं यहां पर क्या है। सबसे पहले कह रहा है प्रोप्राइटरी रेशियो, ये हमारा क्या होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, नेक्स्ट लिखा है टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो और फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो। ठीक, तो देखिए जो फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो की अगर हम बात करें तो ये हमारा टर्नओवर एक्टिविटी में आता है, तो ये इसके अंदर नहीं आएगा। इसके अलावा बाकी तीनों एक्टिविटी क्या है हमारी, ये हमारी कहां निकलती है, ये हम सारी की सारी कंसिडर करते हैं एट द टाइम ऑफ सॉल्वेंसी। तो सॉल्वेंसी निकालने के लिए जरूरी है, तो ABC इज द राइट आंसर, दैट इज ABC, दैट इज सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। देखते हैं क्या लिखा हुआ है, कह रहे डिसोल्यूशन बाय नोटिस, डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट एंड कंपलसरी डिसोल्यूशन। ऑप्शन क्या दिए हैं, पार्टनरशिप एट विल। तो देखिए पार्टनरशिप एट विल कब होगा, जब हमने कहा डिसोल्यूशन बाय नोटिस होगा, तो पार्टनरशिप एट विल होगा। इट मींस हमारा ऑप्शन ए का ऑप्शन हो गया 1। आगे देखते हैं, आगे लिखा हुआ है डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के साथ डिसोल्यूशन होगा। क्या लिखा है, व्हेन अ पार्टनर बिकम्स इनसेन, जब ये पार्टनर इनसेन हो जाएगा, इट मींस कोर्ट का इसके अंदर क्या होगा, कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट होगी और कोर्ट इसे क्या करेगा, डिसॉल्व कराएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर हो गया हमारा बी का, सी का हो गया हमारा 2। आज बी देखते हैं, बी ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, बी ऑप्शन लिखा हुआ है डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। अगला लिखा हुआ है कि विद कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, ऑल पार्टनर की कंसेंट के साथ होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। इट मींस हमारा बी का हो गया 3, तो डी बचा, डी का हो गया हमारा 4, दैट इज कंपलसरी डिसोल्यूशन। जब बिजनेस का इलीगल हो जाएगा तो कंपलसरी डिसोल्यूशन होगा ही होगा। तो ये ऑप्शन क्या है, ए का 1, बी का 3, सी का 2 एंड डी का 4। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। नहीं ये नहीं है, ए का 1, बी का 3, सी का 2 एंड डी का 4। ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 2। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, अगेन ये भी मैचिंग का क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। नॉमिनल कैपिटल, ऑथराइज शेयर कैपिटल, रिजर्व कैपिटल, पेड अप कैपिटल, इशूड कैपिटल। आगे लिखा है कॉल्ड अप कैपिटल माइनस कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्ड अप कैपिटल, पैसा मंगाया उसमें से कॉल्स इन एरियर्स माइनस कर दिया, दैट इज ये हमारा कौन सी कैपिटल होगी, ये होगी हमारी सब्सक्राइब शेयर कैपिटल या पेड अप शेयर कैपिटल। आगे लिखा है ऑफर टू द पब्लिक, पब्लिक को हमने ऑफर किया है। पब्लिक को ऑफर करने का मतलब क्या है, जो हमने शेयर इशू किए हैं उसे हम कह रहे हैं पब्लिक को ऑफर किया, इशूड शेयर कैपिटल। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में नॉमिनल कैपिटल को दर्शाया जाता है। आगे लिखा है कॉल्ड ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, दैट इज रिजर्व कैपिटल। इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर मैं बात करूं ए, बी, सी और डी की, तो जो रिजर्व कैपिटल है वो है हमारा 4th ऑप्शन, दैट इज वाइंडिंग अप के टाइम पे जो पैसा मंगाया जाता है उसे हम कहते हैं रिजर्व कैपिटल। तो हमने कहा बी का 4 हो गया, बी का हो गया 4। यहां से भी अगर हम चेक करें तो देखो बी का 4 कौन सा है, 2 ऑप्शन है, एक ये है और एक ये है। आगे देखते हैं, लिखा है हमारा इशूड कैपिटल, हमने शेयर इशू किए, दैट इज पब्लिक को ऑफर किया हमने, कितने शेयर इशू किए हैं, डी ऑप्शन जो है हमारा वो है 2, डी का ऑप्शन हो गया 2। डी का ऑप्शन 2 कहां पर है, डी ऑप्शन 2 है, यहां पर भी दोनों ऑप्शन है, डी का 2। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है हमारा पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल का मीनिंग क्या हुआ है कि हमने कितना पैसा मंगवाया, उसमें से जितना नहीं दिया उन्होंने कितना पैसा दिया, दैट इज हमारा पेड अप कैपिटल हो गया डी का, सी का 1, सी का हो गया हमारा 1, सी का 1 कहां पर इन दोनों में,
सी का यहाँ 3 है, सी का 1 है, दैट इज यानी ऑप्शन नंबर 4 ही सही है। और बाकी नॉमिनल कैपिटल बचे, नॉमिनल कैपिटल का मतलब मेमोरेंडम में यानी सी ए का क्या हो गया 3 हो गया। तो हमारी ऑप्शन क्या बची, ए का 3, बी का 4, सी का 1 एंड डी का 2, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट वन। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, कौन सी इसके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है। प्रॉफिटेबिलिटी में याद होगा हमने पढ़ा था ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, रिटर्न इन्वेस्टमेंट, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड एटसेट्रा। यहां पर क्या क्या लिखा हुआ है, कह रहा डेट इक्विटी रेशियो, याद होगा डेट इक्विटी रेशियो हमारा क्या लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी है, तो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यस, प्राइस अर्निंग रेशियो यस, अर्निंग पर शेयर यस, ये सारी की सारी रेशियो हमारी क्या है, ये हमारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को दर्शाती है, दैट इज बी सी डी इज द राइट आंसर, बी सी डी। हाँ ओनली फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास बीसीडी का, दैट इज फोर्थ वन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, कह रहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस लीड टू रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म, कि पार्टनरशिप फॉर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, ऐसी कौन सी स्थिति है। डेथ ऑफ ए पार्टनर, जब पार्टनर की डेथ होती है तो उस केस में भी क्या होता है, फॉर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का अगेन रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। एडमिशन ऑफ पार्टनर रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। आगे लिखा है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, अगेन यहां पर भी क्या किया जाएगा, रेशियो में जब भी चेंज आएगा तो आपका एग्रीमेंट चेंज होगा, एग्रीमेंट चेंज होने का मतलब ही यही है कि आपने पार्टनरशिप को क्या कर दिया है, रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया, दैट इज चाहे डेथ हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे एडमिशन हो, चाहे चेंज इन पीएसआर हो, सारी स्थिति में आपका क्या होगा, पार्टनर को रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, दैट इज ए बी सी डी इज द राइट आंसर, दैट इज सी वन इज द राइट आंसर, थर्ड वन इज द राइट आंसर, ए बी सी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है इफ अ शेयर ऑफ ₹100 on which ₹80 was called up and 70 was paid up was forfeited, कह रहा है कि हमने 100 शेयर थे, 100 रुपए का शेयर एक है, 80 रुपए हमने उसमें मंगवाया पैसा, 70 रुपए यानी क्या किया उन्होंने पैसा दिया एप्लीकेंट ने, कह रहा है स्टेट द अमाउंट विद व्हिच शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड। अब देखिए जितना हम पैसा मंगवाते हैं, जितना हम पैसा कॉल्ड अप करते हैं, उतने से ही हम शेयर कैपिटल को क्या करते हैं, डेबिट करेंगे। क्लियर है बात। तो हमने पैसा कितना मंगवाया, हमने यहाँ पर 80 मंगवाया है, वैसे 100 रुपए का शेयर, बट हमने 80 मंगवाया तो 80 हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो कह रहा है शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना डेबिट करेंगे, ये 80 ही करेंगे हम। आप जब इश्यू ऑफ शेयर का चैप्टर पढ़ेंगे वहां पर आपको पूरी डिटेल में समझाया हुआ है कब क्या क्या चीज करनी है, कि यहां पर आपको शेयर कैपिटल को डेबिट करना है, सिक्योरिटी प्रीमियम को कब डेबिट करना है, एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर, रीइश्यू के टाइम पे कैसे करना है, कैपिटल रिजर्व कैसे कैलकुलेट करना है, ऑल दिस थिंग्स। ठीक, तो आप यानी वहां पर हमारी वीडियोस को जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है क्या है, बैलेंस शीट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइज। कह रहे जो बैलेंस शीट है वो हमारी क्या करती है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। कब प्रोवाइड करती है, याद होगा अगर हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस की, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है फॉर द पीरियड। जैसे हमने मान लीजिए 6 महीने काम किया तो 6 महीने का बनेगा, 1 साल काम किया तो 1 साल का बनेगा। बट बैलेंस शीट जो बनती है वो बनती है एज ऑन डेट, कि आज आपकी क्या पोजीशन है। तो यही पूछ रहा है कि क्या कह रहा है, सबसे पहले एट अ पर्टिकुलर डेट को बनती है, ओवर पीरियड ऑफ टाइम बनती है, फॉर अ पीरियड सिंस इंसेप्शन बनती है, ये लास्ट 5 साल का बनती है। नहीं, हमने कहा एज ऑन डेट बनती है, एट अ पर्टिकुलर डेट, जो भी हमारी पर्टिकुलर डेट है उस दिन पे बनती है। ठीक, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, कह रहा है परी, परम एंड प्रिजलिन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2। कह रहा है परम रिटायर्स, दैट इज परी, परम एंड प्रिजलिन, ये 3 पार्टनर है, रेशियो इनकी 5/10, 3/10 एंड 2/10। कह रहा है परम रिटायर हो गया, ये रिटायर हो गया। आगे लिखा हुआ है हर शेयर इज टेकन बाय परी एंड प्रिजलिन इन द रेशियो ऑफ 2:1। उसका जो शेयर है कौन सा, ये 3/10 का शेयर है, इसे कौन ले गया, दोनों पार्टनर ले गए, हरि और परम, कितनी रेशियो में, परम रिटायर्स हर शेयर इज टेकन बाय परी एंड प्रिजलिन, परी एंड प्रिजलिन ले गए किस रेशियो में, 2:1 के रेशियो में। क्या कह रहा है, कैलकुलेट करो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। याद होगा जब हमने रिटायरमेंट का केस पढ़ा था तो हमने कहा जो परम का शेयर है 3/10, इसका 2/3 किसको ले जाएगा, ये ले जाएगी परी, और बाकी 3/10 का जो कितना 1/3 हिस्सा है इसे ले जाएगा प्रिजलिन। कितना ले जाएगा, ये कितना गेन करेगा, 6/30, और ये हो गया 3/30। तो जरा बताओ परी का अब नया शेयर क्या हो जाएगा, परी का अब नया शेयर जो हो जाएगा 5/10 उसे पहले मिल रहा था, 5/10 उसे पहले मिल रहा था, अब उसे 6/30 और मिल गया।
अगर हम इसको कंसिडर करें 30, 3 5 15 21। अगर हम बात करें प्रिजलिन की, तो प्रिजलिन का जो नया शेयर होगा वो कितना होगा, 2/10 उसे पहले मिल रहा था और प्लस 3/30 और मिल गया, 30 एलसीएम हो गया 9। तो रेशियो क्या होगी 21:9। इट मींस 3 तीनों 3 7 21। 7:3 इज द करेक्ट वन, 7:3 इज द करेक्ट वन। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि गौरी and Sori share profits in the ratio of 3:2. Hori was admitted as a partner who gets 1/5 share, which Hori acquired 3/20 from Gauri and 1/20 from Sori. ये जो इसका 1/5 हिस्सा है ना, इसमें 3/20 किससे लिया, होरी से लिया है, और 1/20 किससे लिया है, गौरी से लिया है। कह रहा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गौरी, सोरी एंड होरी की क्या होगी। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है जी। हमने कहा सबसे पहले अगर हम गौरी की बात करें तो गौरी का जो शेयर था पहले वो 3/5 था, और जो सोरी का शेयर था वो था 2/5, और जो नया पार्टनर आया होरी उसका शेयर है कितना 1/5। अब इसने जो 1/5 लिया है, गौरी ने उसमें से कितना दिया है, उसमें दिया है 3/20, इसने कितना दिया 1/20। अगर हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व करें तो हो जाएगा 4 3 12 माइनस 3 दैट इज 9/20। इसका भी अगर 20 ले ले एलसीएम तो कितना हो जाएगा 8 माइनस 1 दैट इज 7/20, और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो 4/20 दैट इज रेशियो होगी 9 7 एंड 4, 9 7 4 दैट इज ऑप्शन नंबर 1। रेशियो के क्वेश्चन हैं बहुत डिटेल में समझाए हुए हैं, आप इजीली जाके वीडियो चेक कीजिए, आपको सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना इसके अंदर आपको लगेगा सारे क्वेश्चन बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको दिया 1,80,000, 15% लॉन्ग टर्म डेट है और टैक्स रेट है 40%। सबसे पहले तो मुझे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला पता होना चाहिए। हमने कहा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय इंटरेस्ट। ठीक है जी। अगर हमने कहा हमने लोन कितना लिया 20 लाख का 15%, तो इंटरेस्ट तो हमें समझ में आ रहा है कितना है 20 लाख का 15% दैट इज 3 लाख, 3 लाख रुपए तो मेरा क्या हो गया इंटरेस्ट हो गया। अगर 3 लाख रुपए इंटरेस्ट हो गया तो मुझे निकालना है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब मैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालता हूं। मेरे को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मैंने कहा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मुझे निकालना है। इसमें से अगर मैं इंटरेस्ट माइनस करूंगा तो आएगा, उसे कहेंगे अर्निंग बिफोर टैक्स। इसमें अगर मैं टैक्स माइनस करूंगा तो आएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। ठीक, तो अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दैट इज हमें ये वाली सिचुएशन दी है 1,80,000। अब टैक्स कितना रेट, टैक्स का रेट है 40%। इट मींस 40% टैक्स घटाने के बाद अगर ये वैल्यू आई है तो ये 60% होगा। अगर ये 60% होगा तो 100% कैसे निकालेंगे। तो हमने कहा 1,80,000 जो है हमारा ये 60% है, तो 100% कैसे निकालेंगे, दैट इज हो गया 3 लाख। इट मींस ये 3 लाख होगा, 3 लाख का 1,20,000 हमारा टैक्स हो गया। इंटरेस्ट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, अभी हमने निकाला कैलकुलेट किया 3 लाख रुपए। तो अगर यानी 3 लाख घटाने के बाद 3 लाख बच रहा है तो अर्निंग कितनी होगी 6 लाख की। अब निकल गया 6 लाख हमारी अर्निंग हो गई और 3 लाख रुपए हमारा क्या है इंटरेस्ट है, दैट इज 2 टाइम्स। सो 2 टाइम्स इज द राइट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, कहता है लॉस, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है लॉस ऑन रियलाइजेशन 84,000 was distributed between Sam and Safiq in the ratio of 4:3 at the time of dissolution of partnership firm. डिसोल्यूशन के टाइम में जो लॉस हुआ था उन्होंने क्या किया, उसे 4:3 रेशियो में दोनों पार्टनर में बांट दिया। कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू शफीक कैपिटल अकाउंट, शफीक की कैपिटल अकाउंट में कितना पैसा जाएगा वो आपको बताना है। तो हमने कहा भी देखो क्या है, सैम और शफीक की बात करें तो हमने कहा टोटल 84,000 रुपए है। इसमें शफीक का जो शेयर है वो कितना है 3/7, 3/7 का मतलब हो गया भारतीय 36,000। अभी क्या होगा अगर प्रॉफिट होता क्रेडिट होता पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, यह है लॉस, इसलिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्या होगा डेबिट। तो 36,000 डेबिट होगा, तो 36,000 डेबिट, ये रहा सेकंड ऑप्शन, 36,000 क्या होगा डेबिट किया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कैलकुलेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इस बार क्या निकालना है आपको, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालना है। इफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 4 लाख रुपए, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 20% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 20% हमारा कॉस्ट है, टैक्स रेट है 50%। तो हमने कहा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो कि दिया हुआ है 4 लाख, हमने यहां पर माइनस किया क्या 20% कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज 80,000 रुपए।
तो हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया वो कितना आ गया, वो आ गया हमारा 3,20,000। हमसे क्या पूछ रहा था, कैलकुलेट द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इफ रिवेन्यू 40% है, 4 लाख का है, 20 अब टैक्स रेट, अब इसमें कोई एक्सपेंस तो है नहीं, तो ये हमारा नेट प्रॉफिट हो गया। इसका हमने टैक्स निकाल दिया 50%, दैट इज 1,60,000 टैक्स निकाल दिया, तो 1,60,000 हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स थर्ड ऑप्शन इज द राइट वन। ठीक, आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी निकालना है आपको कि कितना पैसा हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ रहा है। सबसे पहले लिखा है बाय बैक ऑफ इट्स ओन शेयर, हमने खुद के शेयर खरीदे हैं। जब खुद के शेयर खरीदेंगे तो क्या होगी, एंट्री क्या होगी, बाय बैक किया हमने शेयर्स को, 1 लाख के शेयर हमने क्या किए, बाय बैक किए, तो हमने पेमेंट की होगी, हमने कहा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक 1 लाख रुपए। दूसरा कह रहा है इश्यू ऑफ बोनस शेयर, आपने बोनस शेयर इशू किए। जब हम बोनस शेयर इशू करते हैं तो जनरली हम क्या करते हैं, रिजर्व से करते हैं, तो हमने कहा एंट्री जो हमने की होगी, हमने क्या की होगी, रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, तो हमारा क्या है, एक तरफ रिजर्व शेयर कैपिटल क्या हो रहा है, घट रहे हैं, और दूसरी तरफ कैपिटल बढ़ रही है, तो इससे हमारा क्या होगा, कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा। अगला क्या लिखा हुआ है, करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड, करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड हमारा क्या फुटनोट का पार्ट होता है, हम इसे कंसिडर करते ही नहीं है। प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड, हाँ हमने ये पे करना है, तो ये हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, ये हमारा पेड में चला जाएगा, 10,000 ये भी हमने पे किया है। तो 1 लाख देखो हम यहां पर पे कर रहे हैं और 10,000 यहां पर पे कर रहे हैं, तो टोटल हम कितना पे कर रहे हैं, टोटल जो हम पे करेंगे वो हो गया टोटल हमारा 1,10,000 रुपए। तो 1,10,000 हमारा आउटफ्लो हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गवर्न्स प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, कि जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारा वर्क करता है। तो सबसे पहले लिखा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, यही हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट का है। AS 26 आपका इंटेंजिबल एसेट्स का है, AS 10 आपका फिक्स्ड एसेट्स का है, AS 16 आपका बोरोड कैपिटल का है, तो वो आप देख लीजिएगा। ठीक, इसको आपको अलग से देखना है, इंडेस की लिस्ट है उसमें आप एक बार क्या कीजिए, उसे गो थ्रू कर लीजिए कि कोई भी इंडेस से क्वेश्चन आए या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आए तो आप उसमें टिक लगा सके। नेक्स्ट लिखा हुआ है इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन रिटायरिंग और डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी अक्वायर्ड बाय द रिमेनिंग पार्टनर इन। याद होगा हम बार बार कहते हैं एक चीज कि जो भी हिस्सा होगा वो पुरानी रेशो में ही दिया जाएगा। दैट मींस इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, अगर कोई रिटायरिंग पार्टनर डिजीज पार्टनर जो जा रहा है उसका जो हिस्सा लिया जाएगा वो किस रेशो में लिया जाएगा, जो भी उनकी रेशो होगी। कौन सी रेशो होगी, जो भी उनकी ओल्ड रेशो होगी। किसकी रेशो, जो बचे हुए पार्टनर्स हैं, किस रेशो में, उनकी रिमेनिंग रेशो में, दैट इज ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो क्या होगा ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, दैट इज 2:2, जो भी उनकी ओल्ड रेशो होगी उस रेशो में। ठीक, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, अब ओल्ड का मीनिंग यहां पर एक थोड़ा सा समझ लेना क्या है। जैसे मान लीजिए A, B और C 3 पार्टनर है, 3:1 उनकी रेशो है। अब ये चला जाता है तो जो हिस्सा होगा इसका 2/6 जो भी हिस्सा है उसे कौन ले जाएगा, A और C किस रेशो में, 3:1 के रेशो में ले जाएंगे। ठीक, आगे क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म फिक्टिशियस असेट्स आर ट्रांसफर टू। क्या करते हैं, इसे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में दिखा देते हैं। जो भी पार्टनर कैपिटल अकाउंट है उसकी डेबिट साइड में क्या है, लॉस, इसे बांट देते हैं। तो हमने कहा क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है प्लांट एंड मशीनरी जिसकी बुक वैल्यू 60,000 है वाज हैंडेड ओवर टू द क्रेडिटर्स एट एन एग्रीड वैल्यूएशन ऑफ 10% लेस देन द बुक वैल्यू। हमने क्या किया, एक असेट्स हमने एक लायबिलिटी को सेटल करने के लिए दे दी है। कह रहा व्हाट जर्नल एंट्री विल बी पास्ड इन द बुक्स ऑफ द फर्म एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डिसोल्यूशन के चैप्टर में कि जब भी एक असेट्स को एक लायबिलिटी से सेटल किया जाएगा उस केस में कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी एंट्री नहीं होगी। तो यहां पर हमारा क्या है, देखो रिलायेशन ये कुछ होगा, नो एंट्री, ये वाला हमारा सही आंसर होगा कि हमने कहा कोई एंट्री हम नहीं करेंगे। जब एक असेट्स को एक लायबिलिटी के साथ सेटल किया जाता है उस केस में कोई भी एंट्री नहीं होगी। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, कहता है कि राम एंड श्याम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। दे एडमिटेड राधा इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/3 शेयर। राधा को कितने शेयर के लिए, 1/3 शेयर के लिए। At the time of her admission, the book value of machinery was 1,30,000। जब वो आई उस समय कितनी वैल्यू थी, मशीन की जो बुक वैल्यू थी 1,35 थी। इट वॉज प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन दैट मशीनरी वॉज अंडर वैल्यूड बाय 10%। इट मीन्स हम ये कह रहे हैं कि जो 1,35,000 की बुक्स में जो मशीनरी दिखाई हुई है ये आपकी 10% कम है, अंडर वैल्यू है। दैट मीन्स ये 90% होगी, ये वैल्यू कितनी होगी,
90%। तो अब इसको अब 100% पे कैसे लेके आएंगे? हमने कहा 1,35,000 की आपने असेट्स दिखा रखी है, वो तो आपने कम दिखाई हुई है, इसकी रियल वैल्यू तो कितनी है? 1.5 लाख। रियल वैल्यू क्या है इसकी? 1.5 लाख। इसको हम क्या करें? रिवैल्यू करेंगे, और जब रिवैल्यू करेंगे तो 15,000 का में क्या होने वाला है? प्रॉफिट होने वाला है। और जब प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन में कहां दिखाएंगे? क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। तो यहां पर पूछ रहा है क्वेश्चन में कि शो इट्स इंपैक्ट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में इसका क्या इंपैक्ट होगा? हमने कहा रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट चला जाएगा, कितना अमाउंट? 15,000। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा 15,000, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। ठीक है जी। हम ऑलरेडी इस चीज को भी क्या किया हुआ है, ऑलरेडी जब हमने बात की है किस चीज की, एडमिशन की, रिटायरमेंट की, वहां पर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि अंडर वैल्यू आइटम का क्या करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। करेक्ट, कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। प्रॉफिट हमें ये दिया हुआ है, प्रॉफिट हमें पिछले 4 साल का ये दिया हुआ है। साथ में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द बाइस वाज ओवर वैल्यूड बाय 20,000। देखिए, जब क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होगा, याद कीजिए ट्रेडिंग अकाउंट, याद कीजिए, मान लीजिए मेरे यहां पर यानी सेल दी हुई है 1 लाख रुपए की, परचेज दी हुई है मान लेते हैं 20,000 रुपए की या 80,000 रुपए की, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है हमारा कितना? 10,000 रुपए का, और यहां क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है मान लीजिए 30,000 रुपए का। तो 1 30 में 90 गया तो 40,000 का प्रॉफिट हो रहा है। मैं कह रहा हूं ये 30,000 रुपए का जो प्रॉफिट है ना, क्लोजिंग स्टॉक है, ये हमारा ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 20,000। अगर ये 20,000 ज्यादा है तो इसकी रियल वैल्यू कितनी है? 10,000। तो अब देखिए प्रॉफिट ऑटोमेटिकली क्या हो गया? घट गया ना। तो वो ये कह रहा है कि जब आपका क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होगा ना, इट मींस आपने अपने प्रॉफिट को बढ़ाया होगा, तो इसे सही करने के लिए क्या करना होगा? घटाना होगा। तो हमने कहा रियल प्रॉफिट कितना है हमारा? 20,000 कम कर दो तो ये हमारा 2 लाख रियल प्रॉफिट होगा। बट हमने एक चीज और सीखी थी कि पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो करंट ईयर के लिए क्या बन जाता है? ओपनिंग स्टॉक। तो जब पिछले साल हमने उसे अगर ओवर वैल्यू कर रखा था, ज्यादा दिखा रखा होगा, तो हमने 2023 में क्या कर रखा होगा? उसे अंडर वैल्यू हो गया। ऑटोमेटिकली क्या हो गया? हमारा ये स्टॉक भी ओवर वैल्यू हो गया होगा। और जब ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हो गया होगा तो उसे सही करने के लिए क्या करना होगा? हमारा अपने प्रॉफिट को क्या करना होगा? घटाना होगा। प्रॉफिट को कैसे घटाएंगे? यहां पे ऑलरेडी 70,000 रुपए दिया हुआ है लॉस। हमने कहा इसमें हम क्या करते हैं, 20,000 रुपए ऐड कर देते हैं, तो 50,000 रुपए हमारा क्या हो गया? ये रियल प्रॉफिट आ गया। हमने क्यों ऐड किया यहाँ पे? क्योंकि हम कह रहे हैं कि हमने जब अपना ओपनिंग स्टॉक ज्यादा दिखा रखा होगा तो हमारा ऑटोमेटिकली प्रॉफिट क्या आया होगा? उस साल कम आया होगा। तो उसे कम को क्या करना होगा? बढ़ाना होगा। सही करने के लिए तो हमने उसे बढ़ा दिया। अब इसको हम क्या करते हैं? निकालते हैं। हमने कहा एवरेज निकालते हैं। 1 लाख प्लस 1.5 लाख कितना हो गया? 2.5 लाख हो गया, प्लस 50। 2.5 लाख में 50,000 माइनस किया तो 2 लाख, और ये तो माइनस में है ना, और 2 लाख और 2 4 लाख, तो 4 लाख डिवाइड बाय 4 साल, ये हो गया 1 लाख एवरेज प्रॉफिट हो गया। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना दिया हुआ है? नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दिया है 2 साल, इंटू में 2, दैट इज 2 लाख। तो 2 लाख हमारी आ गई गुडविल। तो हमने कहा 2 लाख जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट वन। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, एन इन्वेस्टमेंट नॉर्मली क्वालिफाइज एज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बिल्कुल बात सही। इन्वेस्टमेंट कौन सी? करंट इन्वेस्टमेंट या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। ओनली व्हेन इट हैज अ शॉर्ट मेच्योरिटी ऑफ और लेस फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन। तो इसका नॉर्मली क्या होता है, जब हम करंट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, वैसे करंट एसेट्स की बात करें तो 1 साल के अंदर जो भी आइटम होती है हमारी करंट एसेट्स होती है। बट अगर हम करंट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो शॉर्ट टर्म उसके लिए पीरियड दिया जाता है 3 महीने। 3 महीने या उससे कम में अगर आपका पैसा रिलाइज हो जा रहा है तो उसे हम नाम दे रहे हैं यानी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट। कौन सी? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। तो 3 महीने इज द राइट आंसर। तो 3 महीने का पीरियड है, वही हमारा कंसिडर किया जाएगा फॉर कंसिडरिंग द करंट इन्वेस्टमेंट, कि उसे क्वालिफाई किया जाएगा एज ए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन, एंडोनमेंट फंड, कैश सब्सिडी रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट एंड लीगेसीज। वैसे तो हमारा एक अब पार्ट ही नहीं है, क्योंकि हमारा पार्ट इसलिए नहीं है क्योंकि अब क्या है, ये पहले था हमारे पास कि एनपीओ का जो चैप्टर था वो कंसिडर किया जा रहा था, बट अब वो है नहीं, इसलिए हमें इसे कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है कि न्यूली एडमिटेड पार्टनर अक्वायर्ड 2 मेन राइट्स इन द पार्टनरशिप फर्म। कह रहे कि जब भी नया पार्टनर आता है फर्म में उसके पास 2 राइट होते हैं। कह रहे आइडेंटिफाई द करेक्ट राइट, कि कौन कौन से राइट होते हैं। जब भी नया पार्टनर आता है उसके पास 2 राइट क्या होते हैं? याद कीजिए, उसे एक तो प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा और दूसरा उसको बिजनेस में यानी कैपिटल में हिस्सा मिलेगा। क्लियर है बात? प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा, कैपिटल में हिस्सा मिलेगा। ठीक, तो अब आगे देखते हैं। कह रहे सबसे पहला है क्या है, राइट टू शेयर असेट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। तो उसके पास राइट हो जाता है कि वो जो भी पार्टनरशिप फर्म की असेट्स है उसमें उसे हिस्सा मिल जाएगा। राइट टू क्लेम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब बताइए, ये राइट है उसके पास कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्लेम कर सकता? नहीं। पार्टनरशिप डीड में हमने पहले ही पढ़ा है कि जब तक डीड नहीं हो,
अगर डीड है तब तो जैसा डीड में लिखा होगा वैसा होगा, लेकिन अगर डीड नहीं है तो पार्टनर का कोई राइट नहीं होता है कि वो इंटरेस्ट कैपिटल मांगे, सिर्फ इंटरेस्ट लोन मिलेगा 6%, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगी इक्वल। तीसरा क्या कह रहा है, राइट टू क्लेम रेम्यूनरेशन। अब रेम्यूनरेशन मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, तो रेम्यूनरेशन उसे नहीं मिलेगा, दोनों चीजें उसे नहीं मिलेंगी। तीसरा क्या लिखा हुआ है, चौथा, राइट टू शेयर प्रॉफिट, हाँ बिल्कुल उसे प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा। तो ए और डी, ए और डी इस बिल्कुल सही आंसर है कि जो उसे हिस्सा मिलेगा दैट इज ए और डी, यानी उसको एक तो प्रॉपर्टी में हिस्सा मिल जाएगा और प्रॉफिट में हिस्सा मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अराइजेस इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। वो कह रहा है कौन सी स्थिति ऐसी है जहां पर गुडविल निकालनी पड़ेगी। पहला कह रहा है एडमिशन, याद होगा जब एडमिशन का चैप्टर था हम गुडविल पढ़े थे, गुडविल में पूरा। चेंज इन पीएसआर, अगेन हमने गुडविल की कैलकुलेशन की थी। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन में हमने कहा हम गुडविल कैलकुलेट नहीं करते हैं, बट बिना कैलकुलेट करे बिना वैल्यू के आप कैसे उसे बेचेंगे, तो आपको क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इन्वॉल्विंग सेल बिजनेस एज गोइंग कंसर्न। क्या कर रही है फर्म, इसको अपना एज अ बिजनेस बेच रही है। वैसे हम गुडविल की वैल्यूएशन नहीं करते हैं डिसोल्यूशन में, लेकिन यहां पर क्या कर रहा है, सब फर्म क्या कर रही है उसे, अगर क्या करे एज अ बिजनेस क्या करे, गोइंग कंसर्न बेच रही है, इट मींस आगे भी चलेगा बिजनेस, तो उस केस में यानी हमारी गुडविल की वैल्यूएशन होगी। नेक्स्ट कह रहा है डेथ ऑफ ए पार्टनर, बिल्कुल इस केस में भी होगी। इसका मतलब ए बी और डी तो था ही, सी भी इस केस में हो जाएगा। तो ए बी सी डी जो हमारा ए बी सी डी दैट इज थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एस एन टी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2, 3:2 के रेशियो में एस और टी प्रॉफिट बांट रहे हैं। दे एडमिट यू एज अ न्यू पार्टनर, यू को नया पार्टनर फर्म में लेके आए। एस सरेंडर्स 1/4 ऑफ हिज शेयर एंड टी सरेंडर्स 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ यू। कह रहा है सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगी। अब आप देखिए, सबसे पहले हमने कहा एस कितना दे रहा है, एस जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो कितना कर रहा है अपने हिस्से का, उसका हिस्सा है 3/5, उसका 1/4 दैट इज 3/20, तो ये दे रहा है। और दूसरा टी की बात करें, टी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, टी कर रहा है 2/5 उसका हिस्सा है, उसका 1/3 दैट इज 2/15। अब इसको एलसीएम ले लेते हैं, 3/20 इज टू 2/15। हमने कहा इसका 60 एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 20 3 60 3 3 9 और 4 दूनी 8, 9:8। तो 9:8 जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक, ऑलरेडी हमने ये रेशियो का पूरा डिटेल में समझाया हुआ है। मैं आपसे बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि आप प्लीज हमारा जो चैनल है @अकाउंट सीखो, आप प्लीज वहां विजिट कीजिए और वहां पर देखेंगे आप सारे क्वेश्चन आपको ये मिलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है इन केस ऑफ डिसोल्यूशन बैड डेट्स रिकवर्ड शुड बी। बताओ बैड डेट रिकवरी की क्या एंट्री करते थे हम उसे रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखते थे बाय बैंक, पैसा आ गया तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। इट मींस रियलाइजेशन अकाउंट में यहां पर क्या पूछ रहा है, क्या करा जाएगा उसे, तो उसे क्रेडिट किया जाएगा क्रेडिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, यानी फोर्थ ऑप्शन जो होगी हमारी वो सही ऑप्शन है। नेक्स्ट मैचिंग का क्वेश्चन आ गया है। मैचिंग के क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि इनकम टैक्स पेड है, डिविडेंड रिसीव्ड है, लोन रिपेड है, शेयर इशू एट अगेंस्ट मशीनरी। कह रहा है आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। सबसे पहले एक्टिविटी क्या कहती है कैश फ्लो की, याद कीजिए इनकम टैक्स, इनकम टैक्स हमारा ऑपरेशन का हिस्सा है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है दैट इज ऑपरेशन, यानी A to 1 हो गया। डिविडेंड हमने रिसीव किया, डिविडेंड अगर रिसीव कर रहे हैं तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, इट मींस हमारा बी जो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है दैट इज थर्ड ऑप्शन हो गया। तीसरा लोन रिपे किया हमने, लोन अगर रिपे करेंगे तो कौन सी एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी दैट इज हमने सी को फाइनेंसिंग एक्टिविटी ने 2 हमने ये रिपे किया है। और शेयर इशूड अगेंस्ट मशीनरी, मशीनरी के अगेंस्ट अगर हमने शेयर इशू किए तो कुछ भी उसका कोई फ्लो ही नहीं है, मशीन क्या हो रही है हमारी जारी, हम शेयर इशू कर रहे हैं, तो शेयर इशू कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट मशीनरी जारी, तो उसका कोई फ्लो नहीं है दैट इज डी का हो गया फोर्थ। और वैसे इसको देख के आप फाइनली कर सकते हैं डी का फोर्थ, डी का फोर्थ वैसे 2 है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया ए का 1, ए का 1 दोनों में है, बी का 3, बी का 3 है ये नहीं है, ये इसका सेकंड ऑप्शन जो है हमारी वो बिल्कुल सही है। ठीक, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, कह रहा है एबीसी लिमिटेड हैज गिवन यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या है, मशीनरी दे रखी है, ओपनिंग मशीनरी, क्लोजिंग मशीनरी, अक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन दिया है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। जब हमने कैश फ्लो का चैप्टर पढ़ा था तो वहां पर हमने ये एडजस्टमेंट देखी थी। कह रहे ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी कॉस्टिंग 25,000 विच अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 15,000 वाज सोल्ड फॉर 13,000। कह रहा है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन। मैंने कहा आप कुछ मत करो, आप मशीनरी अकाउंट बना लो, आप कुछ मत करो, आप क्या करो डेप्रिसिएशन का अकाउंट बना लो, अक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन अकाउंट। मशीनरी का बैलेंस कितना दिया हुआ है 50,000, क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 60,000, डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस दिया है 25,000,
क्लोजिंग बैलेंस दिया है 15,000, प्लीज ध्यान रखना। अब वो क्या कह रहा है आगे, कह रहा है इस साल हमने 25,000 की मशीन थी जिसपे अकोमुलेट डेप्रिसिएशन लगा था 15,000, यानी 25,000 की मशीन थी, उस पे अकोमुलेट डेप्रिसिएशन लगा 15,000, उसकी बुक वैल्यू बच गई कितनी 10,000, उसकी बुक वैल्यू कितनी बच गई 10,000, उसे हमने बेच दिया कितने में 13,000 में, दैट इज हमें 3,000 का प्रॉफिट हो गया। हमने कहा जब हमें प्रॉफिट हो गया तो हमने यहाँ लिख दिया कि प्रॉफिट हो गया हमें 3,000 का, हमने डेप्रिसिएशन कितना लगाया था 15,000, हमने कितने में बेच दिया, इसे बेच दिया हमने 13,000 रुपए में, कितने में बेच दिया 13,000 रुपए में। ठीक, अब इसे ये जो डेप्रिसिएशन है इसे यहां लिया ना तो यहां ला के अपना जो पीएनएल में चला जाएगा, हमें उससे मतलब नहीं है। अब देखिए इसे क्लोज कीजिए, कितना आया 60 प्लस 70 80, 80 और 88, 88,000 में से 3 गया तो बचा 85, 85 में से 50 गया तो बचा 35,000 का हमने परचेज किया। तो देखो पैसा क्या है 35,000 रुपए हमारा जा रहा है, आउटफ्लो हो रहा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, और 13,000 रुपए आ रहा है, तो नेट कितना हुआ 22,000 का आउटफ्लो हो गया। नेट क्या हो गया 22,000 का आउटफ्लो हो गया। तो 22,000 आउटफ्लो है, 12 है नहीं 13 है नहीं, ई की बचा है सी, बी सेकंड ऑप्शन। तो नेट कैश यूज कितना होगा 22,000। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है, कह रहा है स्टेप्स इन सीक्वेंस इन द प्रिपरेशन ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट विल बी। वैसे तो ये हमारा क्वेश्चन का पार्ट नहीं है क्योंकि ये हमारा एनपीओ का पार्ट है, लेकिन हम इसे एज ए कैश बुक अगर कंसिडर करें तो उस केस में हम कैसे करेंगे, वो कहता है कि आपको स्टेप्स बताना है। सबसे पहले कह रहा है कि फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन टोटल डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का डिफरेंस हम निकालते हैं। ये तो हम बिल्कुल लास्ट का स्टेप होता है जब हम निकालते हैं कितना क्लोजिंग बैलेंस बचा हुआ है। ठीक, तो ये हमारा फोर्थ स्टेप होने वाला है। आगे क्या लिखा है, शो द टोटल अमाउंट ऑफ ऑल रिसिप्ट ऑन डेबिट साइड। डेबिट साइड में हम सारा क्या करते हैं वो दिखाते हैं, बिल्कुल सही बात है। आगे लिखा हुआ है ये हमारा क्या हो सकता है पहला स्टेप हो सकता है। आगे लिखा हुआ है टेक द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड इन हैंड एंड बैंक। सॉरी ये गलत हो गया हमारा यहाँ पे, ये हमारा पहला स्टेप हो गया। कौन सा, अगर हम बात करें ये हमारा पहला स्टेप हो गया, ये हमारा दूसरा स्टेप हो गया, तो ये बचा हमारा तीसरा स्टेप। तो क्या हो गया ऑप्शन में, ए का हो गया 4, बी का हो गया हमारा क्या 2, सी का हो गया 1 और डी का हो गया 3। ए का 4, ए का 4 कहां पर है, ये कैसे है 1 ए बी सी डी, ए बी सी डी नहीं, तो ये ऑप्शन हो जाएगा पहले क्या, ये हो जाएगा सी, सी बी डी ए, सी बी डी ए, सी बी डी ए यानी फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन जो है हमारी सही ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, कह रहा है कि विच व्यू शोज मार्जिन एंड रूल्स। अभी देखो थोड़ा कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन आ गया, वैसे अकाउंटिंग में आना नहीं चाहिए था बट एक कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन है। हम नॉर्मली पेज लेआउट व्यू होता है हमारा, जहां पर हम क्या करते हैं पेज का मार्जिन सेट करते हैं, वो अकाउंटिंग से पेज लेआउट नहीं, पेज विच शोज द मार्जिन एंड रूल्स। तो मार्जिन कितना है वो हम देखते हैं पेज सेटअप में, कि पेज सेटअप व्यू में कि पेज सेट करते हैं ये कितना है, तो वो आपको वहां देखना है। ठीक है, इससे अकाउंटिंग का कोई लेना देना है नहीं, बट क्वेश्चन पूछ लिया तो यू हैव टू आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम रेफर्स टू। कह रहे जो कंपोनेंट्स है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का वो क्या रेफर करते हैं, कि जब कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग करते हैं तो उसके अंदर क्या रेफर करता है। कह रहा है बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर एनालाइज्ड, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किया जाता है, प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है बैलेंस शीट और पीएनएल। कह रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैनुअल अकाउंटिंग टू कंप्यूटर बेस्ड अकाउंटिंग, कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टमाइज्ड नहीं, ऐसा नहीं होता। फ्रॉम डेटा एंट्री टू प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, सारी आइटम वैसी है, लेकिन जो इसका फीचर है ना वो ये है कि वो डेटा एंट्री से लेके, मतलब स्टार्टिंग की एंट्री से लेके और बैलेंस शीट पीएनएल यानी रिपोर्टिंग तक सारा काम देखता है अकाउंटिंग सीएएस। तो हम कह रहे हैं कि इसमें जो बेटर ऑप्शन है ना ए भी हो सकता है और थर्ड ऑप्शन भी हो सकता है, बट हम थर्ड को क्यों कहेंगे क्योंकि यहां पर क्या लिखा हमने वर्ड डेटा एंट्री, तो हम डेटा एंट्री से लेके और एंड तक जाएंगे। वैसे यहां पर भी ये लिखा हुआ है कि एनालाइज करेंगे ट्रांजैक्शन करेंगे, पर डेटा एंट्री से लेके और एंड तक का जो सफर कह रहा है ये वहां पर हमारा सीएस का पार्ट बनता है। आगे क्या लिखा हुआ है, हाउ मेनी ब्लैंक वर्कशीट आर शोन व्हेन न्यू वर्कबुक इज क्रिएटेड। देखो अगेन ये भी क्या होगा कंप्यूटर क्वेश्चन आ गया कि जब आप यानी कोई भी वर्कबुक खोलते हैं तो वही कह रहा है कि उसके अंदर कितनी शीट्स आती हैं, जो भी एक्सेल वाली शीट खोलते हैं आप तो उसमें कितनी शीट आती है, नॉर्मली इसके अंदर 1 2 3 तीन शीट होती है। तो वैसे इसका आंसर 3 है, बट एक कंप्यूटर बेस्ड है, अगेन इसका अकाउंटिंग से कोई लेना देना नहीं है। अगला क्या लिखा है, विजार्ड इन एमएस एक्सेस मींस। अब अगेन ये भी क्या हो गया हमारा
कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन हो गया। विजार्ड का मतलब क्या होता है, ये बेसिकली क्या है कि यूजर्स को एक क्या है टूल प्रोवाइड करता है कि भैया आप कैसे कैसे काम कर सकते हो अपने हिसाब से, आपकी फैसिलिटी के हिसाब से वो होता है। कह रहे हैं कि पर्संस हु डेवलपिंग प्रोग्राम, ऐसा नहीं होता। टूल्स फॉर, हाँ यही है कि टूल्स फॉर सिंप्लीफाइंग द प्रोग्राम यूजर, कि जो भी आपको प्रोग्राम को यूज करना है उसका ही क्या करता है, सिंप्लीफिकेशन टूल्स प्रोवाइड करता है। तो रिलेटिंग बिटवीन टेबल्स ये कुछ नहीं है, यही इसका आंसर है कि टूल्स प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस टू बी फॉलोड व्हाइल कैलकुलेटिंग नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग। वो कह रहा है क्या सीक्वेंस फॉलो करोगे आप जब आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालना। याद कीजिए सबसे पहले निकाल देते हैं हम नेट प्रॉफिट, क्या बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स जो होता था उसमें हम क्या करते थे, फिर प्लस करते थे, कुछ माइनस करते थे आइटम्स। उसके बाद जो आता था उसे कहते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, फिर वर्किंग कैपिटल चेंज दिखाते थे, फिर निकलता था हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स, उसमें से माइनस करते थे इनकम टैक्स, तो जो आता था उसे कहते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो याद होगा जब हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पढ़ते थे, तो अब अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो आप अगेन मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप हमारे चैनल पे जाइए, वहां पर आपको सारी डिटेल से मिल जाएगा, पूरा फॉर्मेट मिल जाएगा, कैसे उसे समझाया हुआ है, किस तरह से उसमें क्या क्या चीज कैलकुलेट करनी है। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, करेक्ट कैलकुलेशन ऑफ कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, ये तो सबसे लास्ट स्टेप हो गया कि जो कैश हमने निकाला कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कह रहा है एडजस्टमेंट फॉर नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश चार्जेस, वो कब करते हैं हम, जब हम नेट प्रॉफिट निकालते थे, कि नेट प्रॉफिट निकालते थे क्या क्या चीज कंसिडर करते थे उसके अंदर, जैसे प्रपोज डिविडेंड, हम प्रोविजन फॉर टैक्स, ये चीज हम कंसिडर करते थे। ठीक, आगे क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, यही हमारा पहला स्टेप होता था कि जब हम पहले ये चीज कैलकुलेट करते थे। ठीक, दूसरा हम क्या करते थे, इसके अंदर हम नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश आइटम को एडजस्ट करते थे, तो जो निकलता था हम क्या लिखते, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, फिर उसमें वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट करते थे। कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, ये हमारा थर्ड स्टेप आता था, और उसके बाद फोर्थ स्टेप ये होगा। तो इसका मतलब क्या स्टेप हुआ हमारा, स्टेप हुआ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा CBDA, CBDA जो हमारा, दिस इज द करेक्ट वन, CBDA जो हमारा करेक्ट। देखिए क्या, अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आता है, अगर आपने अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट समझे हुए हैं, अकाउंटिंग कैसे करनी है, आपको सारी चीजें पता है, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कह रहा है इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म असेट्स ऑफ द फर्म शैल बी अप्लाइड इन द फॉलोइंग ऑर्डर। असेट्स को हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं इस ऑर्डर में, पेइंग अनसिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड को थोड़ी ना पहले पे करते हैं, पहले सिक्योर डेट को पे करते हैं। आगे लिखा है पेइंग सिक्योर डेट, हाँ ये पहले पार्ट होगा, फिर अनसिक्योर डेट होगा। आगे लिखा है कि पार्टनर के लोन को पे करेंगे और पार्टनर की कैपिटल को पे करेंगे, ये ऑर्डर बिल्कुल सही है। तो क्या ऑर्डर हो गया हमारा, BACD, BACD हमारा ऑर्डर हो गया, BACD, दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड। आगे लिखा हुआ है अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, आपको सीक्वेंस में लगाना है इसको। सबसे पहले कह रहा है कि फॉरफीचर ऑफ शेयर्स फॉर नॉन पेमेंट, ये तो लास्ट ही करते हैं हम। मनी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में पैसा रिसीव होता है। मनी प्रॉफिट ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, सबसे पहले हम एप्लीकेशन रिसीव करते हैं, दिस इज फर्स्ट वन। अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करते हैं, सेकंड वन। शेयर फॉरफिट करते हैं, थर्ड वन। ट्रांसफर करते हैं रिजर्व में, फोर्थ वन। तो क्या हो गया हमारा ऑप्शन, ऑप्शन हो गया हमारा DBAC अगेन फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा सही ऑप्शन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है, कहता है आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ शोइंग फॉलोइंग करंट असेट्स इन द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी। ये आपको बताना है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, अदर करंट असेट्स, इन्वेंट्रीज, करंट इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं हमारी करंट इन्वेस्टमेंट क्या है, देन हमारी, ये हमारा फर्स्ट हो गया, इन्वेंट्री हमारा सेकंड हो गया, ट्रेड रिसीवेबल हमारा थर्ड हो गया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट फोर्थ हो गया, और अदर करंट असेट्स हो गया फिफ्थ। तो क्या हो गया हमारा ऑप्शन सी, सेकंड ऑप्शन का आ गया इन्वेंट्री, सी, ये सेकंड है, CBDEA दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, करेक्ट जर्नल एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर एट द टाइम ऑफ एडमिशन। जब कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स को हम रिकॉर्ड करते थे तो हम कंसिडर करते थे उसे कि अभी है ही नहीं, आज अचानक से मिल गई, तो हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया हमारा। तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स को जब हम क्या करते हैं,
अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर हमने क्या करना है, अगर हम इसे कंसिडर करेंगे तो हमने कहा रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे, रीवैल्यूएशन अकाउंट में लिखते थे हम, यानी बाय क्या कंप्यूटर या जो भी हमारा है। तो एंट्री क्या आ जाएगी, कंप्यूटर्स टू रीवैल्यूएशन, कंप्यूटर टू रीवैल्यूएशन, कंप्यूटर टू रीवैल्यूएशन, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये रहा हमारा ऑप्शन नंबर 3। ठीक, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, ये इश्यू ऑफ शेयर पर बेस्ड क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है देखिए, कह रहा है कि बंजारा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 30,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20 पर शेयर पेबल एज फॉलोज। ऑन एप्लीकेशन है 40 रुपए इंक्लूडिंग 10 प्रीमियम है, ऑन अलॉटमेंट है 30 रुपए इंक्लूडिंग 10 रुपए प्रीमियम है, ऑन फर्स्ट कॉल है 30 रुपए, सेकंड एंड फाइनल कॉल है 20 रुपए। अगर मैं इसे थोड़ा सा अगर इसे कंसिडर करूं तो मैंने कहा हमने शेयर जो इशू किए हैं वो किए हमने 30,000, फेस वैल्यू है इसकी 120, इस 120 को उन्होंने कंसिडर किया किस तरह, इस तरह। एप्लीकेशन पे है आपका कितना 30 + 10, अलॉटमेंट पे है आपका 20 + 10, इसके अलावा फर्स्ट कॉल पे है आपका 30, सेकंड एंड फाइनल कॉल पे आपका 20। ये इस तरह से उन्होंने बनाया हुआ है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कह रहा है एप्लीकेशन वर रिसीव्ड 40,000 शेयर्स एंड प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड ऑन द एप्लीकेशन फॉर 35,000 शेयर्स। इट मींस हमें जो एप्लीकेशन रिसीव हुई है वो कितनी हुई है, 40,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई है। एप्लीकेशन जो रिसीव हुई है वो कितनी हुई है, 40,000। वो कह रहा है हमने इसमें 35,000 को क्या किया, शेयर अलॉट किए हैं, यानी एडजस्टमेंट किए 5,000 शेयर की, तो बाकी 5,000 हमने क्या किए होंगे, रिफंड किए होंगे। ऑब्वियसली बात है। तो 5,000 शेयर यानी 35,000, 30,000 शेयर हमने किसको दे दिए, 35,000 के लिए जिसने अप्लाई किया। आगे लिखा हुआ है एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के अंदर हमने उसे एडजस्ट कर दिया जो भी हमारा एक्स्ट्रा पैसा था। आस्था to whom 600 shares were allotted failed to pay the allotment money and her share were forfeited immediately after allotment। देखिए अब इसके अंदर एक आशा है, आस्था है, उसके पास कितने 600 शेयर हैं, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया इसलिए हमने उसके शेयर फोरफिट कर दिए। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। रेखा who applied for 1050 shares failed to pay first call and her shares were forfeited immediately after first call। और एक और है रेखा जिसके पास कितने शेयर है 1050 के लिए अप्लाई किया। देखो वर्ड क्या लिखा है, प्लीज ये ध्यान रखना, अप्लाइड, क्या लिखा है वर्ड अप्लाइड। इट मींस मुझे इसमें अलॉटेड निकालने पड़ेंगे। तो अलॉटेड कितने हो जाएंगे, अगर मैं इसमें अलॉटेड शेयर निकालूं तो अलॉटेड कितने हो जाएंगे, 1050 के लिए अप्लाई किया है हमने। कहा जिन लोगों ने 35,000 के लिए अप्लाई किया था उसे हमने 30,000 शेयर दिए, तो जिन लोगों ने अगर 1050 के लिए अप्लाई किया होगा तो उन्हें कितने शेयर देंगे, 900 शेयर। कितना आ जाएगा ये 900 शेयर। तो हमने कहा कितना कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5 से 35 3। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है सेकंड एंड फाइनल कॉल वाज मेड, सेकंड एंड फाइनल कॉल भी हमने मंगवाई। ऑल द मनी ड्यू ऑन सेकंड कॉल हैव बीन रिसीव्ड, सेकंड कॉल पे जो भी पैसा ड्यू था वो हमने क्या कर लिया, रिसीव कर लिया। कह रहा है ऑफ द शेयर्स फोरफिटेड 1000 शेयर्स वर रीइश्यूड, जो भी हमने शेयर फोरफिट किए, देखो 900 शेयर हमने ये फोरफिट किए होंगे और 600 शेयर हमने ये फोरफिट किए। इट मींस टोटल 1500 शेयर हमने फोरफिट किए, वो हमने सारे के सारे उसमें से 1000 शेयर हमने री इशू किए। कह रहा है कि फुली पेड 80 रुपए में, कितने रुपए में, 80 रुपए में फुली पेड का मतलब हमने सारा पैसा मंगवा लिया। विच इंक्लूड्स द होल ऑफ आस्था शेयर, आस्था के सारे शेयर। इट मींस इस 1000 शेयर में 600 शेयर तो आस्था के होंगे, तो बाकी 400 शेयर किसके होंगे, ये होंगे क्या नाम था, रेखा के शेयर होंगे, ये आस्था के शेयर होंगे। ठीक, ये हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के आंसर पढ़ते हैं क्या क्या कह रहा है वो। सबसे कह रहा है कि फाइंड द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट व्हाइल फॉर फीचर ऑफ 600 शेयर्स ऑफ आस्था फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी। अब देखिए हमने कहा था कि अगर अलॉटमेंट का पैसा रिसीव हो जाए तो आपको उसे दिखाने की जरूरत नहीं है। तो हम एंट्री क्या करेंगे, अगर हम फोरफिट करेंगे तो एंट्री करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहां पर प्रीमियम का पैसा रिसीव नहीं हुआ है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, कौन सा वाला, सिर्फ अलॉटमेंट वाला। टू शेयर फोरफिट अकाउंट एंड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। देखिए अब हमने कहा शेयर कैपिटल में कितना 600 इंटू में हमने कब इसे फोरफिट कर दिया, एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। कब कर दिया, एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के टाइम पे हमने इसे क्या कर दिया, फोरफिट कर दिया। तो कह रहा है कि फाइंड द अमाउंट ट्रांसफर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कितना जाएगा। अब देखते हैं, तो 600 इंटू में 50, ये तो हमारा हो गया कैपिटल। 10 रुपए क्या हमारा
₹10 हमारा प्रीमियम है, क्योंकि ₹10 जो है एप्लीकेशन वाला वो रिसीव हो गया, उसे कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। फोरफिट में कितना पैसा जाएगा वो बात की बात है, बट अलॉटमेंट में कितना जाएगा, अलॉटमेंट में हमारा कितना पैसा होगा निकालना पड़ेगा, कैलकुलेट करेंगे। बट अभी हमारा जो क्वेश्चन था वो सॉल्व हो गया कि ₹6000 हमारा क्या होगा, कहां पर जाएगा, शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम के अंदर में चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, अच्छा क्वेश्चन सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, कि हमें अलॉटमेंट पर कितना पैसा रिसीव होगा। तो इसके लिए वर्किंग बना लेते हैं। हमने कहा सबसे पहले बात करते हैं अलॉटमेंट पर कितना पैसा मिलना चाहिए। हमने कहा हमारे पास कितने शेयर हैं, 30,000 शेयर हैं और अलॉटमेंट है कितने की, ₹30 की। इट मींस मुझे 9 लाख रुपए मिलने चाहिए, लॉजिकली तो ये देखा जाए। बट कुछ लोगों ने तो पैसा पहले दे दिया ना, कितने लोगों ने पैसा पहले दे दिया, 5,000 शेयर जिन्होंने पैसा पहले ही दे दिया एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन कितने की, ₹40 की, तो कितने रुपए हो गया, 2 लाख रुपए। इट मींस मुझे 7 लाख रुपए मिलने चाहिए थे, लेकिन इसमें से आस्था है ना, उसने पैसा देने से मना कर दिया था अलॉटमेंट का, याद होगा। अब हम उसका हिस्सा निकालते हैं। मैंने कहा आस्था ने, देखिए यहां पर हम कह रहे हैं कि नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर निकालेंगे कि अप्लाई कितने के होंगे आस्था ने। 600 शेयर उसे अलॉट किए गए, कितने, 600 शेयर अलॉट किए गए कब, जब 35,000 के लिए अप्लाई किया था, तो 30,000 उन लोगों को दिए गए। तो कितना, 6 5 30, 700 के लिए अप्लाई किया। अलॉट कितने हुए उसे, अलॉट हुए 600 शेयर। इट मींस उसके पास 100 शेयर क्या हो गई है, एक्सेस शेयर आ गए। जब एक्सेस आ गया तो इनटू में ₹40 एप्लीकेशन का रेट है, तो ₹4000 क्या आ गया उसके पास, एक्सेस एप्लीकेशन मनी आ गया, एक्सेस एप्लीकेशन मनी आ गया। ठीक है यहां तक। अब हमने कहा ड्यू कितना बनता है उसका, अगर आस्था का ड्यू का है तो ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितना बनता है, 600 शेयर हैं उसके पास और अलॉटमेंट कितने की है, अलॉटमेंट हमारी ₹30 की है, ₹18,000 बनते हैं। पर जब हम उससे ₹18,000 मांगने गए तो उसने कहा 4,000 तो हम आपको ऑलरेडी दे चुके हैं। और जब 4,000 ऑलरेडी दे दिया है तो बताओ भाई, 4,000 अगर ऑलरेडी दे गया तो हम कितना मांगेंगे उस अलॉटमेंट पे। हमने कहा अलॉटमेंट पर उसका ड्यू बनता है वो इतना बनता है, बट नॉट पेड, उसने ऐसा देने से मना कर दिया। तो कितना पैसा नहीं मिलेगा, ₹14,000 हमें ये भी नहीं मिलेंगे। आस्था से तो कितना मिल जाएगा, 6,86,000। तो 6,86,000 का हमें अमाउंट रिसीव हो जाएगा। ठीक, तो यही हमारा क्वेश्चन था। कह रहे अमाउंट कितना रिसीव होगा, तो ऑब्वियसली बात है हमारा 6,86,000 का अमाउंट रिसीव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन अगेन सेम है, देखिए क्वेश्चन सेम है, बंजारा लिमिटेड। अब यहां पर देखते हैं ऑप्शन क्या है। कह रहा है कि कैलकुलेट द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा जाएगा। अब कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा जाएगा तो उसके लिए हमें क्या करनी होगी, एंट्रीज करनी होगी। तो हमने कहा एंट्री कर लेते हैं। एंट्री क्या होगी जरा बताओ। सबसे पहले एंट्री हम अगर करें तो हमने कहा सबसे पहले हमें किसके शेयर फोरफिट करने होंगे, हमने कहा आस्था के शेयर फोरफिट करते हैं। क्या होगी एंट्री जरा बताओ, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू शेयर फोरफिट एंड टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक, हमने कहा कितने, 600 शेयर है, इनटू में ₹85 मंगाए थे, 600 शेयर है, ₹10 प्रीमियम हो गया, और अलॉटमेंट पे कितना पैसा नहीं मिला, 14,000 नहीं मिला, तो कितना हो जाएगा ये, 30,000, 6,000, तो ₹22,000 हमने कहा शेयर फोरफिट में डाल देंगे। और ये 22,000 कैसे आया होगा वैसे, ये ऐसे आया होगा, 600 शेयर है, इसने क्या किया होगा, 600 पे कितना, ₹30, 600 पे ₹30, एप्लीकेशन को 40 था तो प्रीमियम कंसिडर नहीं करेंगे, 18,000 ये हो गया, और प्लस ₹4,000 जो इसने एक्सेस दिया था वो भी इसने फोरफिट कर लिया होगा, दैट इज ₹22,000। दूसरी बात करेंगे हम किसका, रेखा की बात करते हैं। अगर हम रेखा की बात करेंगे तो एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसमें तो प्रीमियम का पैसा रिसीव हो चुका है, टू शेयर फोरफिट अकाउंट एंड टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो हमने कहा कितने इसके पास शेयर, इसके पास 900 शेयर हैं। अब देखो फाइनल कॉल ₹20 की नहीं मंगाई, इट मीन ₹80 मंगा लिए होंगे, 72,000 हो गया। फोरफिट में कितना जाएगा, 900 इंटू में कितना, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा कितना, ₹50, 45,000 हो गया, और 900 इंटू में ₹30 जो है हमारा किसका, फर्स्ट कॉल का उसने नहीं दिया। अब हम इनको फोरफिट करेंगे तो रीइश्यू करेंगे, तो यही पूछ रहा था वो, कह रहे कि अगर हमें कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा जाएगा, तो हमने कहा रीइश्यू करते हैं इन शेयर को। जब रीइश्यू करेंगे तो एंट्री क्या होगी, देखिए हमने कहा एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफिट अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल एंड टू कैपिटल रिजर्व। देखिए 1,000 शेयर हम बेच रहे हैं, कितने के हिसाब से, 80 के हिसाब से 80,000 हो गया। अब फोरफिट कितना किया हमने, देखिए
22,000 इसका तो पूरा फोरफिट करेंगे, इसके तो पूरे शेयर हैं, प्लस एक शेयर पर अगर हमने 50 रुपए फोरफिट किया है तो इसके हमने 400 शेयर पर कितना किया होगा 20,000, 22 और 20 कितना हो गया, 42,000, कितना हो गया 42,000। कैपिटल में कितना आ जाएगा, फुली पेड है तो हमने कहा 1,000 इंटू में 100 दैट इज 1,00,000, तो 80,000 ये प्लस 42, 1,22,000 हो गया, 1,00,000 यहाँ गया तो 22,000 रुपए हमारा क्या होगा कैपिटल रिजर्व। तो हमने कहा कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा ट्रांसफर करेंगे, 22,000 हम इसमें ट्रांसफर कर देंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम अगेन वही क्वेश्चन वही है, बस उस पर बेस्ड जो 4-5 क्वेश्चन दिए हुए हैं उस पर बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कैलकुलेट अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल, कह रहा फर्स्ट कॉल पर कितना पैसा रिसीव होगा। ठीक है जी, हमने कहा फर्स्ट कॉल पर कितना होगा, आप खुद सोच के देखिए कि फर्स्ट कॉल हमारी कितने की है। देखो हमारे पास टोटल 30,000 शेयर थे, फर्स्ट कॉल आने से पहले हमने आस्था के 600 शेयर फोरफिट कर लिए, तो कितने बचे 29,400 शेयर बचे, और फर्स्ट कॉल कितने की है, फर्स्ट कॉल है 30 रुपए की, इतना पैसा ड्यू बनता है, इतना पैसा बनता है उससे लेना, कितना हो जाएगा ये 6×3=18, 6×3=18 मतलब कितना हो जाएगा 3×3=9, 90,000, 9,00,000, 9,00,000 में से 18,000 गया तो कितना बचा, ये बचा 9,00,000 माइनस 18,000 दैट इज 8,82,000, इतना पैसा हमारा बनता है उससे लेना, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सोच के देखिए जब हम बात करेंगे किसकी, रेखा की, तो रेखा ने पैसा देने से मना कर दिया। रेखा के पास कितने शेयर है 600, सॉरी कितने शेयर है उसके पास 900 शेयर है, 900 शेयर इंटू में 30 रुपए का हमारा क्या है, 30 रुपए की हमारी है फर्स्ट कॉल, 9×3=27,000 रुपए उसने देने से मना कर दिया, तो 27,000 और चला गया तो कितना बचा, 8,55,000, इतना पैसा हमारे को मिलना चाहिए, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो वही है, इट मीन 5 क्वेश्चन उन्होंने किस चीज के दिए हैं, इश्यू ऑफ शेयर से रिलेटेड। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा रिकॉर्ड द जर्नल एंट्रीज फॉर फीचर ऑफ 900 शेयर रेखा, रेखा के जब हमने शेयर फोरफिट किए थे हमने उसकी एंट्री की थी, यहां पे ये रहा फोरफिट की थी तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, नहीं तो रीइश्यू है, ये रहा फोरफिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 72,000, शेयर फोरफिट 45,000 और फर्स्ट कॉल 27,000। देख लेते हैं क्या एंट्री है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 72,000, शेयर फर्स्ट कॉल 27,000 और फोरफिट 45, ये तो पहली एंट्री हमारी क्या हो गई, बिल्कुल सही हो गई। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया पार्टनरशिप का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चीज का आ गया, आप देखो पार्टनरशिप लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कह रहा है अमित बाबू एंड चारू सेट अप अ पार्टनरशिप फॉर्म ऑन 1 अप्रैल 2022। They contributed 50,000, 40,000, 30,000 respectively as capital and agreed to share profits and losses in the ratio of 2:1. अमित इज टू पेड सैलरी 1,000 पर मंथ, बाबू को कमीशन मिलेगा 5,000, इसको पर मंथ मिलेगा, ये जरूर ध्यान रखना, वर्ड क्या लिखा है पर मंथ, लेकिन यहां पर मंथ नहीं है, यहां लिखा है 5,000 रुपए। आगे लिखा हुआ है इट इज ऑल्सो प्रोवाइड दैट इंटरेस्ट टू बी अलाउड एट 6% पर एनम, 6% का इंटरेस्ट कैपिटल देना है। द ड्रॉइंग फॉर द ईयर वो दे रखा है 6,000 रुपए, 4,000 रुपए, 2,000 पार्टनर की, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना दिया हुआ है 300 रुपए, 200 रुपए और 100 रुपए। आगे लिखा है नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च वो दे रखा है 55,000, हमें प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है 55,000 रुपए का। कह रहा बिफोर चार्जिंग मैनेजर कमीशन, ये भी कौन सा प्रॉफिट है, बिफोर चार्जिंग मैनेजर कमीशन, मैनेजर कमीशन, मैनेजर को कमीशन देनी है, याद कीजिए हमारी क्या होती थी एप्रोप्रिएशन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का हिस्सा होगा ये, क्योंकि क्या मैनेजर की कमीशन है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, मैनेजर वाज अलाउड कमीशन 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, इट मींस मैनेजर को जो नेट प्रॉफिट पे कितना 10% का क्या मिलेगा कमीशन मिलेगा, लेकिन आफ्टर चार्जिंग मिलेगा रेट अपॉन में 100 प्लस रेट। तो अगर मैं यहां पर मैनेजर की कमीशन निकालूं अगर कि मैनेजर की कमीशन कितनी है, तो हमारा 8 लाख सॉरी कितना हमारा 55,000 रुपए का प्रॉफिट है, उसका 10% 10/110 कितना हो जाएगा 5,000 आ जाएगा, 5,000 मैनेजर कमीशन हो गया। इट मींस अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा तो मैंने कहा मेरा नेट प्रॉफिट जो है कितना है 55,000 है, इसमें से मैंने कहा मैनेजर कमीशन कितना चला गया 5,000 चला गया, तो जो बाकी बचा 50,000 ये मेरा एप्रोप्रिएशन का काम करेगा। तो जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊंगा तो ये मेरा यहां पर जो नेट प्रॉफिट में ट्रांसफर करता हूं ना वो आएगा 50,000, कितना आएगा 50,000। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले कह रहा है कैलकुलेट मैनेजर कमीशन ही आ गया, देखो तो मैनेजर कमीशन है 5,000, ये हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया। क्वेश्चन देखो यहां पर वही है कि उन्होंने ऊपर क्वेश्चन दिया है, नीचे सेम चॉइस है, क्या लिखा हुआ है इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट कितना मिलेगा कैपिटल पे, चारू की कैपिटल पे, सॉरी चारू की कैपिटल पे, तो हमने यहां पे लिखा
टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए बी एंड सी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मिलेगा वो मिलेगा कितना, देखिए कितना परसेंट था, 6% था। कैपिटल देखिए 50,000, 40,000 और 30,000, तो 6 पंजे 30, 3,000, 2,400, 6 3 1800। हमें किसका पूछ रहा है, चारू का पूछ रहा है, तो 1800 मिलेगा। दैट इज ऑप्शन नंबर दिस। ठीक, इस क्वेश्चन को पूरा कर ही लेते हैं। यहां पर क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है, ए बी और सी कितना था, 300, 200 और 100। इसके अलावा क्या था, और इधर था 1,000 रुपये सैलरी मिल रही थी अमित को, तो अमित की सैलरी कितनी होगी, 1,000 इंटू में 12, 12,000 होगी। और यहाँ पर 5,000 कमीशन मिल रहा था बाबू को, तो बी की कमीशन कितनी होगी, 5,000 होगी। और कुछ था क्या, और कुछ नहीं था। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हो गया 50,600। 50,600 में 3,000, 5,000, 6,000, 7,200, तो ये हो गया 3 2 5 और 1 6, 7,200 ये हो गया, और 17,000 ये हो गया। 17 और 7 24, 24,200। 50,600 में से 24,200 गया तो 400, 26,400 आ गया। कितना आ गया, 26,400। इसे पार्टनर में बांट देंगे, ए बी और सी, रेशियो है 2:1, तो ये हो जाएगा 26 दूनी 52, 5280, और इसका डबल हो गया 28 दूनी 56, 10,560, 10,560। ठीक, चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, कह रहा है कि नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना ट्रांसफर किया था हमने, 50,000, याद होगा। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। आगे क्या लिखा हुआ है, नेट डिविजिबल प्रॉफिट क्रेडिटेड टू बाबूज कैपिटल अकाउंट। बाबू के कैपिटल अकाउंट में कितना जाएगा, 2:1 रेशो थी, तो हमने कहा बाबू का जो है 2, इट मींस कितना होगा, 5,200, 2:1 था, 2:1 तो उल्टा हो गया, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10,560, और ये जाएगा 5,280। तो बाबू में कितना आ जाएगा, 10,560 रुपए। 10,560 जो होगा वो सही, यही रहा 10,560 जो हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट द प्रोविजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज फॉलोड। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट फॉलो किया जाएगा 1932। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ही खत्म हो गए। सो इस तरह से देखिए हमने क्या किया, इस तरह से हमने पूरा सीयूटी का जो हमारा एग्जाम था 2024 का, वो हमने कंप्लीट कर लिया। क्लियर है बात। तो आई होप आपको सारी की सारी चीजें समझ में आई होंगी। हमने जितने भी क्वेश्चन किए, सारे के सारे क्वेश्चन आपको बहुत इजीली आसानी से कर पाएंगे। कब, जब आपको कॉन्सेप्ट्स पता होंगे। और कॉन्सेप्ट के लिए क्या करना है, आपको हमारे यूट्यूब चैनल @अकाउंट सीखो पे जाना है। आप वहां पर हमारी सारी वीडियोस देख सकते हैं। क्लास 12 की अकाउंटेंसी की हमने पूरी वीडियोस यानी सीरीज वाइज डाली हुई है। आप उसके अंदर एक एक चैप्टर वाइज देखिए। आप यानी 30-40 घंटा अगर अपना निकाल के उसे देख लेंगे, ऐसा नहीं है कि आपको यानी सिर्फ सीयूटी के लिए देखना है, इवन आपके फ्यूचर में भी वो काम आएगा। जब आप ग्रेजुएशन करेंगे या कोई आप प्रोफेशनल कोर्स करेंगे, सीए करेंगे, एमबीए करेंगे, सीएस करेंगे, सीएमए करेंगे, जो भी आप प्रोफेशनल कोर्स करेंगे, उस केस में भी आपको क्या होगा, वो सारी चीज काम आने वाली है। क्लियर है बात। तो हमने ये पूरा का पूरा 2024 वाला पेपर कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में आए होंगे। हमने सारे क्वेश्चन विद कॉन्सेप्ट कोशिश की है कि समझाने की, क्योंकि हमारा टारगेट ये है कि हमें चाहते हैं कि इन क्वेश्चन को हम विद इन आवर, जो 1 घंटे का टाइम है उससे पहले कवर करें, आपको थोड़ा बहुत समझाते हुए। ठीक है, इसमें और ज्यादा डिटेल में हम जा नहीं सकते, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी वीडियोस बनी हुई है। जो वीडियोस बनी हुई है आपको सिर्फ उनको फॉलो करना है, उनको देखना है, और उसके बाद आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। डेफिनेटली यू विल फाउंड कि आपको 100% पेपर आता होगा। क्लियर है बात। बाकी अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, तो आप हमारे चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और मैक्सिमम शेयर कीजिए, जिससे कि इसमें मैक्सिमम बच्चों का इसको फायदा हो। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।